नंद बनी चोर। आरती और विकास दोनों पति पत्नी थे। दोनों ही बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आरती को खटपट की आवाज आती है। लेकिन बेचारी दिन भर घर का काम करके इतनी थकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और वे फिर से सो जाती है। थोड़ी देर बाद आरती को फिर से आवाज आती है और इस बार आरती उठकर बैठ जाती है और अपने पति को उठाती है। अरे विकास, उठो ना, मुझे बार बार किसी की आवाज आ रही है। इस कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा है हमारे कमरे में। अरे आरती, तुम पागल हो क्या? तुमने जरूर कोई सपना देखा है, तभी तो इस तरह से बकवास कर रही हो। अरे हमारे कमरे में कौन आएगा? इस घर में मैं, तुम और माँ और मेरी छोटी बहन रहती है, और किसकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी होगी कि वो हमारे कमरे में आएगा? अरे मैंने माँ या फिर प्रिया की बात तो की नहीं। चोर भी तो हो सकता है ना। एक बार उठो ना, जरा चेक करो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, पूरा दिन ऑफिस में काम करो और रात को सुकून की नींद चाहिए होती है। मुझे ऊपर से तुम्हारी ये बकवास जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे कम से कम सोते वक्त तो मुझे सुकून दे दिया करो। विकास, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने इतना बोला है कि एक बार चेक कर लो कमरे में। अगर मुझे अंधेरे में डर नहीं लगता तो मैं चेक कर लेती, लेकिन मुझे डर लगता है अंधेरे से। अरे क्या पता चूहा हो या बिल्ली हो जो खटपट कर रहे हो। अब लग रहा है कि चोर है। टेंशन मत लो, हमारे घर में चोर आ ही नहीं सकता। फिर भी देख लोगे तो क्या चला जाएगा? मन में जो खिटपिट हो रही है वे शांत हो जाएगी और मैं आराम से सो जाऊंगी, तो तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी ना। तुम सो रही हो या नहीं, या फिर मैं इस कमरे से बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद तुम अकेले सोती रहना। फिर चाहे घर में चोर आए या डाकू आए या भूत आए, उसे तुम ही डील करना। विकास किसी तरह से आरती को सुला देता है। ऐसे ही अगली सुबह आरती अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है और वो देखती है कि उसकी कुछ साड़ी गायब है। अरे ये क्या, मेरी लाल वाली साड़ी और काली वाली साड़ी, पिंक वाली साड़ी नजर क्यों नहीं आ रही है? और अलमारी साफ कर दिया है मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं रात को चोर आया हो और वे मेरी साड़ी चुराने आया हो? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, चोर आदमी ही होते हैं तो साड़ी चुरा कर क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं चोर को अपनी पत्नी को गिफ्ट देना हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बकवास बातें कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वहाँ आरती की नंद प्रिया आती है और प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, भाभी दरअसल मुझे ना अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है, तो क्या आज मैं आपका मेकअप यूज कर सकती हूँ? दरअसल बात यह है कि मेरा मेकअप खराब हो गया है। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कर लो तुम्हें जो करना है। आरती अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तभी प्रिया उसके कमरे में बैठकर आराम से मेकअप करती है। इसी दौरान आरती अपनी बहुत सारी ज्वेलरी निकालकर अपनी ज्वेलरी भी चेक करने लगती है। तभी प्रिया की नजर सारी ज्वेलरी पर पड़ जाती है और वे अपनी भाभी से बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है ज्वेलरी के। ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल? अरे नहीं नहीं प्रिया, कैसी बात कर रही हो? ये सारा ओरिजिनल है, टॉप सीक्रेट है ये मेरा। अब ये तुम मम्मी जी को मत बताना, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। तुम्हारे भैया ना हर महीने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, वो भी गोल्ड का। आर्टिफिशियल क्यों देंगे? अगर आर्टिफिशियल देंगे तो टांगे नहीं तोड़ दूंगी उनकी। अरे वाह भाभी, सच में आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको भैया मिले हैं, तभी तो हर महीने आपको गोल्ड गिफ्ट करते हैं। अरे तुम्हें भी तुम्हारा पति देगा, चिंता मत करो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं बोल दूंगी नंदोई जी से कि मेरी ननद का हर महीने शॉपिंग करवाना है, हर महीने घुमाने के लिए ले जाना है और हर महीने गिफ्ट भी देना है। वे तो बात है भाभी, क्या पता मेरी किस्मत में इतना अमीर हस्बैंड ना लिखा हो जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए। अरे ऐसे मत बोलो, पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वे तुम्हें दिल से प्यार करे, फिर तो तुम्हारी हर ख्वाहिश अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही रात को फिर से आरती अपने पति के साथ सो रही थी। आरती को फिर से वही खटपट और शेर की आवाज सुनाई देती है। वे फिर से उठकर बैठ जाती है और अपने पति को जगाने लगती है, लेकिन विकास इस बार उठता ही नहीं है। आरती बहुत हिम्मत करके खुद ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन आरती को कुछ भी समझ में नहीं आता। वे हार थक कर सो जाती है।
ऐसे ही अगली सुबह आरती उठती है। घर का काम खत्म करने के बाद वे अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करना शुरू कर देती है। आरती देखती है उसकी अलमारी से कुछ सामान गायब है। वे फिर से अपनी अलमारी को अच्छे से चेक करती है और देखती है कि उसकी सारी ज्वेलरी गायब है। ये देखकर आरती हैरान हो जाती है और तुरंत प्रिया को और अपनी सास को वहाँ बुलाती है और कहती है, अरे माँ जी, प्रिया ये देखो ना, मेरी अलमारी से रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा है और आज भी बहुत कुछ गायब हो गया है। तभी प्रिया अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, जरूर आपने ज्वेलरी यहाँ कहीं रख दी होगी और आपको ये लग रहा होगा कि घर में चोरी हुई है। अगर चोरी हुई होती तो हमारे कमरे में भी हुई होती ना, या फिर कमरे का और भी सामान गायब हुआ होता, फिर आपकी ज्वेलरी कैसे गायब हो गई? प्रिया के मुंह से ये बातें सुनने के बाद आरती को प्रिया पर शक हो जाता है और वे मन ही मन बोलती है, मैंने तो अभी किसी को नहीं बताया कि मेरी ज्वेलरी की चोरी हुई है, फिर प्रिया को ये बात कैसे पता चली? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे खुद ना चोर को पकड़ना पड़ेगा रंगे हाथ। अरे बाबू, तू चिंता मत कर, एक बार अच्छे से देख ले क्या क्या सामान गायब है। अरे मुझे लगता है कि शायद मैंने यहाँ वहाँ सामान रख दिया है। कोई नहीं, एक बार मैं अच्छे से ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बस मैंने जो पैसे अलमारी में रखे थे वे सुरक्षित हैं, वे 1 लाख हैं। ऐसे ही रात को फिर से सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। आरती को फिर से खिटपिट की आवाज सुनाई देती है। इस बार आरती कुछ नहीं कहती है और वह पैर दबाकर ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है। आरती अचानक से घर की पूरी लाइट जला देती है और वह देखती है कि प्रिया आरती की अलमारी से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर आरती प्रिया को छत पर ले जाती है और वहां ले जाती है और उसे सारी बात जानने की कोशिश करती है। तभी प्रिया बोलती है, दरअसल भाभी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है। वे भी कोई काम नहीं करता और मुझे इतना मालूम है कि इस रिश्ते के लिए मम्मी तैयार नहीं होगी और ना भाई तैयार होंगे, इसलिए हमें मजबूरी में भागकर शादी करनी पड़ेगी। और लोग शादी करने के लिए पैसा देखते हैं और उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं उसी लड़के से जरूर करवाऊंगी, लेकिन अगर वे अच्छा लड़का है और वो सच में तुमसे प्यार करता है तो बोलो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी समय क्यों न लग जाए। सच भाभी? हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और एक बात, ये जो तुम कर रही हो ना, भागने का प्लान, वो गलत था। प्यार को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। आरती को पता चल जाता है कि इस चोरी के पीछे उसकी ननद थी, लेकिन वे प्रिया को माफ कर देती है और प्रिया की शादी के बारे में अपने पूरे परिवार से बात करती है। परिवार को समझने और समझाने में आरती को समय लगता है, लेकिन आरती के ससुराल वाले प्रिया की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुमन महज 25 वर्षीय युवती थी और 25 वर्ष में सुमन अब गंजी हो चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ साल पहले एलोपेशिया नामक एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में सुमन के सारे बाल धीरे धीरे झड़ जाते हैं और अब सुमन गंजी हो जाती है। सुमन अपने इस गंजेपन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वे आए दिन तनाव में रहती थी। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं थी, आसपास का माहौल ऐसा था जो उसे खुद की हकीकत को स्वीकार करने नहीं दे रहा था। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सुमन की सास शिमला का था, जो आए दिन उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह सुमन को उठने में जरा देरी हो जाती है, जिस वजह से उसकी सास चिल्लाने लगती है, अरे ओ टकली, नाश्ता मिलेगा या नहीं, या फिर तेरा ये टकला सर देखकर मैं पेट भर लूं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे हम लोगों ने, जो इस जन्म में ऐसी नालायक बहू मिल गई है। ना शक्ल, ना सूरत, ना सर पे बाल है, ना कोई काम आता है। अरे अगर घर परिवार संभालने में तुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे बेटे को तलाक क्यों नहीं दे देती? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तुझे बुरा नहीं लगता क्या मेरे बेटे के लिए? जब तक तेरे सर में बाल था तब तक तो समझ आता था कि प्यार मोहब्बत है। अब तो तू टकली हो चुकी है। मेरे बेटे की भलाई के लिए उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकूं? सुमन किचन में काम करती हुई रो रही थी। सुमन को अपने बीते दिन याद आने लगते हैं, जब सुमन के काले लंबे घने बाल थे। इसी काले लंबे घने बाल के कारण हर कोई सुमन की ओर आकर्षित होता था। हर कोई इसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था। कॉलेज के दिनों में सुमन और आकाश दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी भी कर ली।
कुछ सालों तक तो उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर होता है। सुमन को क्या पता था कि जो परिवार आज इतना प्यार दे रहा है वही आगे चलकर उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं देगा, बल्कि ऐसा गंदा व्यवहार करेगा। ऐसे ही शाम को आकाश ऑफिस से घर आता है। सुमन का उदास चेहरा देखकर आकाश बोलता है, क्या हुआ सुमन, उदास नजर आ रही हो? सब ठीक है ना? आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारे पास आगे बहुत सारी चीजें हैं और मेरी जिंदगी तो देखो खराब हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो और इससे माँ जी भी खुश हो जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो सामने से बाकी लोग क्या ही करेंगे। अच्छा, तो मतलब मैं दूसरी शादी कर लूं? तुम यही चाहती हो ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। एक बार बताओ, जो चीज तुम्हारे साथ है अगर वही मेरे साथ हो जाती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती या दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती? या फिर अगर मैं तुमसे ये बात बोलता तो तुम्हें कैसा लगता? मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आकाश, सिचुएशन को भी तो देखो ना। मेरे जैसे इंसान के साथ लाइफ काटने से बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना पता है तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना बनाया है, तो अब जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। और तुम इतना टेंशन मत लो यार, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जानता हूँ कि माँ का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर माँ की बातों को इग्नोर करो, अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनको बार बार किसी चीज के लिए बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन की बेस्ट फ्रेंड प्रिया का बर्थडे था। सुमन अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बर्थडे विश करती है और कहती है, अरे प्रिया, पार्टी कब देगी? देगी भी या नहीं? हाँ यार, क्यों नहीं यार, मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है, सिर्फ तुझे छोड़कर, क्योंकि तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। तो और ऐसे में तुझे बुलाकर मैं अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। अगर सच में तू इंटरेस्टेड है मेरी पार्टी में आने के लिए, तो अपने सर पर ना नकली बालों वाला विग लगा कर आई हो, समझी? अगर तू सच में इंटरेस्टेड है तो मेरी पार्टी में आने के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि तू गंजी है, क्योंकि हर कोई पार्टी में तेरा मजाक बनाएगा, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर तू विग लगाकर मेरी पार्टी में आना चाहती है तो आ जा, नहीं तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है तेरा आने का। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे क्या लगता है मैं पार्टी में आऊंगी? अरे शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लड़कियों का लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई है, और मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तू अपनी पार्टी एंजॉय कर। हाँ यार, मुझे माफ करना, अगर तू गंजी नहीं होती तो शायद मैं तुझे पार्टी में बुला लेती, लेकिन अब ऐसे में अपनी पार्टी पूरी खराब नहीं कर सकती मैं। इतना बोलकर प्रिया फोन रख देती है। तभी अचानक से प्रिया के फोन पर प्रिया की दोस्त काजल का फोन आता है। वे दोनों आपस में सुमन के बारे में बातचीत करते हैं। तभी काजल प्रिया से बोलती है, अरे तूने उसे मना क्यों किया? तुझे पता है पार्टी में ना डांस करना, खाना पीना, इन सब के अलावा एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर अपनी पार्टी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि हम सुमन को जिद करके बार बार पार्टी में आने के लिए बोल देते हैं, जैसे वो मना करेगी लेकिन हम उसे बार बार जिद करके बुलाते हैं, और जब वे आएगी तब उसके गंजेपन का मजाक बनाएंगे, पार्टी का माहौल बदल जाएगा एक अलग सा। और मेरे पास उसके गंजेपन का मजाक बनाने का भी प्लान है। हाँ यार, और मेरी पार्टी सबको याद भी रहेगी। चल तू टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर में फोन करके सुमन को मनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी ही देर में सुमन के पास प्रिया का फोन आता है। प्रिया सुमन से बार बार जिद कर रही थी, उसे पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुमन उससे बोलती है, देख प्रिया, तेरे को तो पता है ना मेरी क्या सिचुएशन है अभी, ऐसे में पार्टी में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हर कोई मेरा मजाक बनाएगा, खास करके तेरे सारे फ्रेंड। और रहने दे यार, तू एंजॉय कर यार, तुझे ना मेरी कसम है, तुझे आना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा गंजापन छुपा सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद शामिल हो जाना मेरी खुशी में। सुमन प्रिया की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वालों से परेशान होकर सुमन प्रिया की पार्टी में चली जाती है, जहाँ सब लोग अच्छे से रेडी हो रहे थे। तभी प्रिया और काजल दोनों मिलकर सुमन के सर पर मेहंदी की तरह एक डिजाइन बना देते हैं और मेहंदी की नकली चोटी बना देते हैं। थोड़ी देर में प्रिया सुमन से कहती है, अब देख कितनी अच्छी लग रही है तू, पार्टी में कोई इतना ध्यान से नहीं देखेगा, चल जल्दी से चल। प्रिया जबरदस्ती सुमन को पार्टी में अपने दोस्तों के सामने ले आती है, जहाँ सब लोग मेहंदी वाली चोटी देखकर उसका मजाक बनाते हैं। सुमन को बहुत बुरा लगता है और वे वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है
और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यह देखकर विमला को बहुत बुरा लगता है। विमला उसके पास जाती है और दरवाजा बार बार खटखटाती है, लेकिन सुमन दरवाजा नहीं खोल रही थी। वह सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से आकाश वहाँ जाता है और किसी तरह से खिड़की के रास्ते पर जाकर सुमन को बचा लेता है। उसके बाद विमला और आकाश उसे बहुत समझाते हैं। विमला भी अपनी गलती और अपने ऐसे बर्ताव के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है।